डिस्कस। ठीक है, लास्ट जो हम पढ़ रहे थे ये थोड़ा सा हमने मतलब एटम का स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमने जरा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी लेकर आ गए थे, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, एटम को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट जो कि आपने ओ लेवल्स में ही पढ़ा है, बट ये है कि हमने जरा उसको एक दफा से रिव्यू कर लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऑर्बिटल मॉडल ऑफ एटम यानी जो एक्चुअल मॉडल ऑफ एटम हमने पढ़ना है ए लेवल्स के अंदर, तो उसको हमने स्टार्ट किया था। और उसमें सिंपल हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनर्जी लेवल्स के अंदर, मतलब सबसे पहला एक जो पॉइंट आपको यहाँ पे मतलब जो कल हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इन एनर्जी लेवल, और जब तक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रहेगा तो ना तो एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा। व्हेन इट जंप्स फ्रॉम अ लोअर टू हायर एनर्जी लेवल इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, और जब किसी हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आता है देन इट रिलीजेस एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस की थी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा तो उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लें। जी बेटा। सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है जी, तो अब ये है कि हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल्स का कॉन्सेप्ट है, मतलब लेट सपोज हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास ये न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, और ये हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये पता है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और मुझे ये मालूम है कि इन दोनों की एनर्जी सेम है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन फर्स्ट एनर्जी लेवल दे हैव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट एनर्जी लेवल हैव सेम एनर्जी। ठीक है, इनकी एनर्जी जो है वो सेम है। और ये हमें कैसे पता लग रहा है कि इनका एनर्जी लेवल सेम है? मतलब हाउ वुड वी नो कि जी दे हैव सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी? हम सिंपल क्या करते हैं, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, फिर ऐसे ही लेट सपोज ये सेकंड एनर्जी लेवल है। अच्छा, कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट एनर्जी लेवल का है, तो ये कहलाएगी इसकी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, हम कहेंगे कि इस वक्त ये इलेक्ट्रॉन किसमें है, अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर है। ठीक है, इट इज इट्स ग्राउंड स्टेट, ये अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर है। ठीक है, अब अगर आप इसको एनर्जी देते हैं, ठीक है, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, सपोज आपने इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो स्ट्राइक करी, तो जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी, लेट सपोज ये एनर्जी आप इसको दे रहे हैं, तो इट विल अब्सॉर्ब अ सर्टेन, बिकॉज ये आपके पास एनर्जी लेवल 2 है, ये एनर्जी लेवल 1 है, और इन दोनों का कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। सपोज मैं कह रहा हूँ कि डेल्टा ई इज द डिफरेंस ऑफ E2 माइनस E1। ठीक है, तो ये कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और अगर इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अगर ये सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है तो ये जंप कर जाएगा हायर एनर्जी लेवल में। ठीक है, इट वुड जंप इनटू द सेकंड एनर्जी लेवल। तो लेट सपोज हमने कहा कि जी इसको एनर्जी मिली एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू द हायर एनर्जी लेवल। और अब जब ये हायर एनर्जी लेवल में आएगा तो दिस वुड बी कॉल्ड इट्स ग्राउंड स्टेट की, सॉरी एक्साइटेड स्टेट। अब ये किस में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ठीक है, नाउ इट इज इन एक्साइटेड स्टेट। तो अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया, वंस इट जंप्स इनटू द हायर एनर्जी लेवल, आपने कहा कि ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया, और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वुड मूव बैक इनटू इट्स ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट। ये दोबारा वापस जो है ये अपनी ग्राउंड स्टेट में जाएगा। ठीक है, और जब ये ग्राउंड स्टेट में वापस जाएगा तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है उस एनर्जी को ये रिलीज कर देगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको रिलीज करेगा, और उस एनर्जी को आप पास करेंगे। जैसे आपने एक टर्म पढ़ी होगी, यहाँ पे थोड़ा सा जरा हम टॉपिक से हटके एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है कि वो जो जब आप लाइट को किसी प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो जो 7 कलर्स का बैंड बनता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, उसको अगर मैं प्रॉपर डिफाइन करूँ, स्पेक्ट्रम क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट इनटू इट्स कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। डिस्पर्शन ऑफ लाइट into its characteristic wavelength। ठीक है, लाइट का अपनी रिस्पेक्टिव वेवलेंथ्स में जो है वो डिस्पर्स हो जाना, वो जो 7 कलर का बैंड बनता है
दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, जब आप लाइट को किसी प्रिज्म में से पास करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास ये सनलाइट है, व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, तो हमें एक 7 कलर्स का बैंड मिल जाता है, जिसमें ग्रीन, येलो और डिफरेंट कलर्स जो है वो होते हैं। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये अब मतलब अब स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स होती हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये जो सनलाइट से हमें 7 कलर का बैंड मिलता है, ये कहलाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है ये किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की लाइट, मतलब कोई, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लाइट है, सपोज ये सन से आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब सन से क्योंकि कंटिन्यूअसली एनर्जी आ रही है, तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलीजिंग एनर्जी कंटिन्यूअसली, देन इट वुड गिव कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और अगर किसी ऑब्जेक्ट में से कंटिन्यूस, मतलब आप कह लें कि कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, तो फिर वो आपको जो स्पेक्ट्रम देगा वो कहलाएगा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और उसको लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट के से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जब आप उसका स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो उसके थ्रू आप उसका स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जरा कुछ ज्यादा डिटेल में बात चली गई, मैं इसको जस्ट सिंपल यहाँ पे आपको जो चीज डिस्कस करना चाह रहा था कि देखें, ये जो मतलब जो भी किसी भी ये किसी एलिमेंट, यानी ये जो हमने एटम ड्रॉ किया है, लेट्स सपोज ये जो एटम है ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का होगा। ठीक है, अब ये हर वक्त एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा। ये एनर्जी कब रिलीज कर रहा है? जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो उस वक्त ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो अगर जो ये एनर्जी रिलीज करेगा, लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, और उस एनर्जी को अगर मैं किसी प्रिज्म में से या किसी स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारूंगा, तो मुझे एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, और वो स्पेक्ट्रम मुझे ये बताएगा कि इसने कितनी एनर्जी रिलीज की है। अब ये पूरा स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, बट मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कि ये कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? सर मुझे ये सवाल है, सर जब ये एक्साइटेड लेवल में जाएगा तो फिर दोबारा ये अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो ये अपने पहले वाली शेल में आ जाएगा, जैसे एनर्जी लेवल 1 में आ जाएगा वो। जी, जिस मतलब ऑब्वियस जिस ये ग्राउंड स्टेट से जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, ये उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब उतनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो मतलब जिस एनर्जी लेवल से ये गया होगा, उसी एनर्जी लेवल में ये वापस आएगा। ठीक है सर। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल पहले से फोर्थ में गया, तो फोर्थ से थर्ड में आएगा, थर्ड से सेकंड में, और फिर इवेंचुअली जो है वो फर्स्ट में वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अभी हम फिलहाल जो है वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि फर्स्ट से सेकंड में गया है। अब फर्स्ट से सेकंड में गया है, तो सेकंड से जब ऑब्वियसली वापस नीचे फर्स्ट में आएगा, उससे नीचे तो कोई एनर्जी लेवल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सपोज इसने एक मतलब एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज इसने यहाँ से यहाँ जाने में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, इसने फर्स्ट से सेकंड में जाने में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब किए। इसका मतलब E1 और E2 का डिफरेंस कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ठीक है, तो जब ये वापस आएगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा, जैसे आप जंप करें ग्राउंड से, तो मतलब आप एक हायर स्टेट में जाएंगे और फिर दोबारा वापस आएंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप मतलब आप उसको एयर में फेंकें, तो वो वापस दोबारा जो है वो नीचे की तरफ, ऐसी इलेक्ट्रॉन भी जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो ये ज्यादा देर एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे नहीं। ठीक है, ये अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करेंगे और दोबारा वापस अपनी लोअर यानी कि ग्राउंड स्टेट में आएंगे। जितनी एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की है, उतनी ही एनर्जी दोबारा रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। समझ आ रही बेटा अब बात? जी सर। हाँ जी, सबको क्लियर है ये? सर जिस वक्त इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी शेल में, उस वक्त एनर्जी का चेंज क्यों नहीं आ रहा होता है? क्योंकि न्यूक्लियस से डिफाइंड डिस्टेंस के ऊपर है ना, क्योंकि चेंज हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी में आ रहा होता है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन एक खास फासले के ऊपर है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर है, उसके डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मतलब जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो सेम है। ठीक है ना, तो उसकी एनर्जी भी सेम रहेगी। जब तक डिस्टेंस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में कब चेंज आता है? जब डिस्टेंस चेंज होता है। अब जब डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो रहा, न्यूक्लियस से उसका फासला जो है वो हर वक्त सेम है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये चाहे यहाँ पर हो, ये यहाँ पर हो, ये यहाँ पर हो, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस है वो बराबर है उसमें, क्योंकि ये सर्कुलर होता है ना, ये तो मैंने खैर स्ट्रेट लाइन लगाई हुई है, अभी सर्कुलर में इसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो जब तक ये खास डिस्टेंस के ऊपर है, इसकी एनर्जी सेम है। जब ये हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, तो अब क्या है, इसका डिस्टेंस चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। समझ आ रही बात? जी जी सर, अब आ गया। हाँ जी बेटा, बाकी सबको भी क्लियर है? जी सर। ठीक है जी। तो हमने सिंपल क्या कहा कि
मतलब ये सारी बात जो मैंने आपसे की है ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें कैसे पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम है। यानी मैंने लेट सपोज इसको मैंने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन नंबर 2। तो मैंने इलेक्ट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन 2 को एक्साइट करके देखा, ठीक है, इनको फर्स्ट से सेकंड एनर्जी लेवल में शिफ्ट किया और मैंने दोनों का स्पेक्ट्रम स्टडी किया एंड वी फाउंड आउट कि जो दोनों का सेम स्पेक्ट्रम आ रहा है, सो दैट मीन्स दे बोथ हैव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। हाँ जी, ये क्लियर हो गया पॉइंट? जी सर। ठीक है ना। तो मतलब आपको सिंपल ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमें कैसे पता लग रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, फर्स्ट शेल के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों का एनर्जी लेवल सेम कैसे है, क्योंकि हमने दोनों को एक्साइट करके देखा और दोनों एक जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं फॉर एक्साइटेशन। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड एनर्जी लेवल में। सेकंड एनर्जी लेवल में हमें पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मुझे असल में आपको एटम का जो स्ट्रक्चर है वो बताना है, बट उसके लिए मैं प्रॉपर एविडेंस और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो उसको हम लेके चल रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका। तो अब ये न्यूक्लियस है, हमने फर्स्ट शेल की तो बात कर ली कि फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है हमारा E1, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। अच्छा, उसके बाद जो सेकेंड एनर्जी लेवल है, जिस टाइम पे ये सारी फाइंडिंग्स हो रही थी बेसिकली, बॉहर गेव, मतलब नाइल बॉहर जो है ये एक साइंटिस्ट था, आपको खैर नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज एनर्जी लेवल्स। ठीक है। तो जब इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ही सेड कि जी फर्स्ट एनर्जी लेवल के दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम है एंड ही बेसिकली कैलकुलेटेड द एनर्जी एज वेल। इसने एनर्जी कैलकुलेट की, कितनी एनर्जी है, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। बट अब आ जाते हैं जरा सेकंड शेल पे। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमें पता है कि जी सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे फर्स्ट शेल के दो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल सेम है, ऐसे ही वी अज्यूम कि जी सेकंड शेल के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एनर्जी लेवल भी सेम होगा। दैट्स व्हाट बॉहर सेड। ही सेड कि जी जितने भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में होते हैं इनका एनर्जी लेवल सेम होता है। तो मतलब जो फर्स्ट एनर्जी लेवल तक तो इसकी ये फाइंडिंग्स बिल्कुल करेक्ट थी, बट जब सेम एक्सपेरिमेंट हमने सेकंड एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ किया, वही एक्साइटेशन वाला, कि इनको हमने एक्साइट किया और इनको थर्ड एनर्जी लेवल में लेके गए। ठीक है, ये आपका E3 है, ये E2 है। तो जब अब जाहिर सी बात है जो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन है उनके लिए ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, तो जब हम इनको एक्साइट करके थर्ड शेल में लेके जाते हैं और फिर उसके बाद इनका स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं, जो एनर्जी ये रिलीज करते हैं उसको स्टडी करते हैं, तो पता ये लगा कि ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑल दीज 8 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉट रिलीजिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। कहने का मकसद ये है कि ये E2 से E3 में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो इन 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स को एक जैसी रिक्वायर्ड नहीं है। सम ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम दी अदर वंस। ठीक है, मतलब यू कह लें कि इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, कुछ को, मतलब एक एनर्जी लेवल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एनर्जी लेवल भी सेम नहीं है। ठीक है, मतलब मैं इसको सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ कि दी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी सेकेंड एनर्जी लेवल required different amount of energy for excitation, and this is what we learn from experiments। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उन एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस के ऊपर, मतलब बॉहर की फाइंडिंग थी कि जी सबकी एनर्जी सेम है, बट लेटर ऑन जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पता लगा सबकी एनर्जी सेम नहीं है। ठीक है, और इनमें से कुछ को डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, कुछ को डिफरेंट। तो इस बेस के ऊपर फिर यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आया। हमने कहा कि जी बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स किस में मौजूद होते हैं, एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, और एनर्जी लेवल्स के अंदर, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी लेवल में तो जो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, हमने कहा फर्स्ट एनर्जी लेवल को छोड़ के बाकी जितने भी एनर्जी लेवल हैं दे ऑल हैव सब एनर्जी लेवल्स। इनमें क्या मौजूद है, सब एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं, जिन्हें सब शेल्स भी कहा जाता है। मतलब हर एनर्जी लेवल में एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल, पहले शेल को छोड़कर बाकी जितने भी शेल हैं दे ऑल हैव सब शेल्स और दे ऑल हैव सब एनर्जी लेवल्स। इनमें अब कितने सब एनर्जी लेवल्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बट पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्सेप्ट फॉर
first energy level, all the rest of the energy levels have सब एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट। ठीक है, इनमें क्या मौजूद है? सब एनर्जी लेवल, मतलब फर्स्ट शेल के अलावा जितने भी शेल हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका एनर्जी लेवल सेम नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। दैट इज व्हाई बोहर वाज अनेबल टू नोटिस दिस थिंग। ठीक है, बोहर जो है ये नोटिस क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज एट दैट टाइम इतने ज्यादा कोई एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि वो स्टडी कर सके, तो उसने ये चीज मिस कर दी। बट लेटर ऑन बाद में लोगों ने जब इसको जूम करके देखा तो पता ये लगा कि जो सेकंड शेल के 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है इनमें थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस मौजूद है। तो इसको फिर हमने कह दिया कि जी ये बेसिकली सब एनर्जी लेवल्स हैं, दीज आर सब एनर्जी लेवल्स। ठीक है, और अब कितने सब एनर्जी लेवल्स हैं ये हमने डिस्कस करना है, बट पहले यहाँ तक बात कर लेते हैं। ये चीज क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है। जी सर। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको जो है वो नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा मजीद डिटेल में हमें कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है आपके सिलेबस के हिसाब से। तो अब आपको सिंपल ये ध्यान में रखना है कि टोटल जो हमारे पास सब एनर्जी लेवल्स हैं 4, तेरा टोटल 4 सब एनर्जी लेवल्स, and each energy level has fixed number of electrons in it। ठीक है, हर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड होते हैं। कौन कौन से एनर्जी लेवल्स हैं? इनके नाम है एस, पी, टी और एफ। ठीक है, ये 4 सब एनर्जी लेवल्स हैं। एस स्टैंड्स फॉर स्फेरिकल, सॉरी शार्प, P stands for principal, D for diffused और F for fundamental। ठीक है, ये मतलब आपको ये टर्म्स याद रखने की जरूरत नहीं है। शार्प, प्रिंसिपल, ये वैसे मैंने लिखती हैं, असल में ये स्पेक्ट्रल लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। यानी ये जो हम स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे थे ना, जब आप एनर्जी रिलीज होती है उसको प्रिज्म में से पास करते हैं, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी उनका बिहेवियर जो है वो ये लाइन, शार्प लाइन, प्रिंसिपल लाइन, डिफ्यूज लाइन। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस सिंपल ये चीज याद रखनी है आपको कि 4 सब एनर्जी लेवल्स हैं। कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ। और इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखने कि एस कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। पी कैन हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। डी कैन हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ कैन हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इससे कम तो आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन ईच सब एनर्जी लेवल या सब शेल कहते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि किस एनर्जी लेवल में कितने सब एनर्जी लेवल्स मौजूद होते हैं, ये जरा हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो एनर्जी लेवल है यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि इट हैज ओनली वन सबशेल, दैट इज एस। क्योंकि देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो वो हम कहते हैं कि इसमें एस सबशेल, यानी सिंपल सी बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ही सबशेल है और वो कौन सा है? एस सबशेल। ठीक है, तो इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे अगर हम सेकंड एनर्जी लेवल की बात करें तो सेकंड एनर्जी लेवल में 2 सबशेल्स आते हैं। कौन कौन से? एस और पी। ठीक है, जिनमें से एस यानी सेकंड एनर्जी लेवल में आपको पता है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। सेकंड एनर्जी लेवल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 चले जाते हैं एस में और 6 चले जाते हैं पी में। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। समझ आ रही है बेटे बात ये? जी सर। ठीक है, सेकंड एनर्जी लेवल में कितने एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल हो गए 2, एस और पी। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन। फिर ऐसी बारी आती है थर्ड एनर्जी लेवल की। अब यहाँ से थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है वो आपके जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था उससे जरा थोड़े से डिफर करना शुरू होंगे, क्योंकि हम पढ़ते थे 2, 8, 8। तो अब आप देखेंगे थर्ड एनर्जी लेवल में सब एनर्जी लेवल्स कितने होते हैं? एस, पी और डी, 3 सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। और डी में कितने आते हैं?
10 10, तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18. 2 + 6 8, 8 + 10 8, तो मतलब थर्ड एनर्जी लेवल कैन अकोमोडेट अप टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड एनर्जी लेवल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। ऐसे आ जाए फोर्थ एनर्जी लेवल में। फोर्थ एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल इट हैज 4 सब एनर्जी लेवल्स, S, P, D, और अब इसमें F भी आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2, 6, 10 एंड 14। तो ये टोटल कितने हो गए? 32। 32। तो फोर्थ एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये चीज हमने इससे पहले हमने कभी नहीं पढ़ी, बट अब अच्छा, अब आप कहें जी ओ लेवल्स में तो हमने गलत पढ़ा कि 2 8 8, वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है, ठीक है। और क्यों सही है वो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल आपको ये समझना है कि किसी भी, यहाँ पे दो चीजें आपको पता लग रही है। पहली बात कि किसी भी एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी हमने कहा कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे आप किसी भी एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, या इसको प्रिंसिपल शेल भी कहते हैं। यानी जो मेन एनर्जी लेवल है, जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। ये बुक में अक्सर अक्सर आपको ये टर्म मिलेगी, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कहते हैं या मेन एनर्जी लेवल कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो किसी भी प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एनर्जी लेवल या सेकंड एनर्जी लेवल या थर्ड में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2n², वेयर n रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल शेल। एल किसे रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल शेल को रिप्रेजेंट करता है एन। तो एन की वैल्यू अगर 1 है तो मतलब पहले शेल की बात हो रही है। तो अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 का 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आंसर आ जाएगा 2। अगर एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मुझे बताएं फिफ्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? फिफ्थ शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 50, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, और 25 इंटू 2 तो 50 इलेक्ट्रॉन्स। बट खैर हम यहाँ पे फिफ्थ शेल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ फोर्थ शेल तक रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एनर्जी लेवल। तो हमें ये पता लग गया कि हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं, उन एनर्जी लेवल्स के अंदर सब एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल्स जो हैं उनके अंदर सब एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं, और इन सब एनर्जी लेवल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड है, ठीक है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछें। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, आपने सब एनर्जी लेवल्स की बात कर ली। अब नेक्स्ट आ जाता है कि हाउ टू फिल दी सब एनर्जी लेवल्स। यानी जब आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग, जैसे वो लेवल्स में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे ना, तो ऐसी अब यहाँ पे अब जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है एज पर एनर्जी सब लेवल्स। तो अब हमें नेक्स्ट जो यहाँ पे बात करनी है कि अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान में रखिएगा बेटा, ये बेसिकली हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना इस वक्त, ठीक है, तो ये मतलब हम एटम के अंदर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तो एटम को जो है वो जस्ट सिंपल आप ऐसे अज्यूम करें कि एटम जो है वो एक पूरा सिटी है, एक पूरा शहर है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कहाँ। जैसे आप अपना एड्रेस देते हैं ना, जब आप किसी को अपना एड्रेस देते हैं, कोई चीज़ आपने ऑनलाइन मंगानी है, तो आप सबसे पहले क्या बताते हैं? अपना सिटी नेम बताते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो है वो अपना सिटी नेम बताते हैं, ठीक। नेक्स्ट आप क्या बताएंगे? अपना एरिया बताएंगे कि कौन सा एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप अपना स्ट्रीट नंबर, देन फाइनली फिर आप क्या बताएंगे? अपना हाउस नंबर बताएंगे। तो ये आपका एक कंप्लीट एड्रेस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एड्रेस है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स के भी एड्रेस है, मतलब आप एटम को जो है वो एक तरह से पूरा सिटी समझ लें, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड है। अब फॉर एग्जांपल हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि इसको एक्साइटेशन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियसली ईच इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर एक्साइटेशन। सो वी वांट टू नो कि जी ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है
इसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड। तो अब उस इलेक्ट्रॉन का आपने मुझे एड्रेस देना होगा ना, ठीक है। तो हर इलेक्ट्रॉन का, तो बेसिकली हम एड्रेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सिटी जो है वो बेसिकली आपका मेन शेल है, प्रिंसिपल शेल है, ठीक है। उसके बाद एरिया या जिस रीजन में आप रह रहे हैं वो क्या है, वो सब एनर्जी लेवल है, ठीक है। बट स्टिल आपने स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर आइडेंटिफाई नहीं किया, वो भी हम आगे स्टडी करेंगे। बट आप एरिया तक पहुंच गए, समझ आ रही है ये बात? जी सर। जी सर। ठीक है ना। तो ये हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेंगे कि आपको एक कंप्लीट एड्रेस देना होगा। बट फिलहाल अभी हम जरा अपनी स्टडी को सब एनर्जी लेवल तक रखेंगे और देखेंगे कि सब एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं। फिर स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर क्या है वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। बट फिलहाल हम ये देखते हैं कि हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन सब एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी, ऑनलाइन में कोई इशू तो नहीं हो रहा बेटा? समझ में आ रही है चीजें सही तरीके से? जी सर, समझ आ रही है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी इस वक्त जो हम कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्या है कि हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन सब एनर्जी लेवल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को आपने सब एनर्जी लेवल्स में कैसे फिल करना है, हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन सब एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग के ना रूल्स हैं, ठीक है। मैं सारे रूल्स को भी डिस्कस नहीं करूंगा, बट क्योंकि अभी हम सिर्फ सब एनर्जी लेवल्स तक अपने स्टडीज को देख रहे हैं, तो फिलहाल सिर्फ जो बेसिक रूल्स हैं उनकी मैं बात करूंगा। तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनके बाकायदा नाम है, बट आपके पास क्योंकि सिलेबस में नेमिंग से नहीं है तो हम डायरेक्ट रूल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे जो बेसिक रूल है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी फिल्ड in order of increasing energy level, ठीक है। इस प्रिंसिपल का नाम है, दिस इज नोन एज ऑफ बाउ प्रिंसिपल। आपको वैसे अपने सिलेबस के हिसाब से याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आगे अगर आप एमडी कैट वगैरह देंगे, पीएमसी के टेस्ट देंगे, तो वहां पे आपको ये नेमिंग जो है वो दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो अभी से अपने जहन में रख लें, प्रिंसिपल, ठीक है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ ये किसी साइंटिस्ट का, किसी केमिस्ट का नाम नहीं है, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है टू बिल्ड अप, ठीक है। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, मतलब कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में फिल करेंगे। सबसे पहले लो एनर्जी लेवल, फिर उससे हायर एनर्जी लेवल, फिर उससे हायर एनर्जी लेवल, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल में, ठीक है। उसके बाद उससे हायर एनर्जी लेवल में, फिर उससे हायर एनर्जी लेवल में। नाउ अब जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू डिसाइड के पहले किसको फिल करना है, बाद में किसको फिल करना है, किसका एनर्जी लेवल कम है, किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम ड्रॉ करनी है जिसे हम कहते हैं कि जी कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगी। इसकी रीजंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल सिर्फ अभी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। अच्छा जी, अब आप पहले एक दफा देख लें फिर बनाइएगा डायग्राम, ठीक है। या इसकी पिक्चर आप ले लीजिएगा। तो 1s, अच्छा 1s का मतलब क्या है? 1s का मतलब ये है फर्स्ट शेल का एस सब शेल, यानी 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल शेल, ठीक है। ये प्रिंसिपल शेल को रिप्रेजेंट करता है। और एस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सब शेल को, ठीक है। तो 1s, ऐसे में कहूँ 2s मतलब सेकंड शेल का एस सब शेल, 3s मतलब थर्ड शेल का एस सब शेल, 4p मतलब फोर्थ शेल का पी सब शेल। समझ आ रही है बेटा बात? जी जी सर। सर। ठीक है। तो अब चले डायग्राम बनाते हैं। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 6s, 6p, 7s, ठीक है। ये तो आपने ये लिख लिए। अब उसके बाद हमने क्या करने हैं? डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। 1s,
2s, 2p 3s, 3p 4s। अब ये डायगोनल से काम क्या है ये आगे चल के आपको समझ में आएगी बात। फिलहाल सिर्फ हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपने डायगोनल्स ड्रॉ कर लेने, तो ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, ठीक है। तो पहली चीज तो आपने क्या किया कि ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बना ली, ठीक। अब इस डायग्राम, बेसिकली जो डायगोनल्स हैं ये आपको बताते हैं, दिस डायगोनल गिव्स अस द फिलिंग ऑर्डर। ये क्या दे रहा है हमें? फिलिंग ऑर्डर, कि आपने कैसे फिल करने हैं। यानी ये जो डायगोनल्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है। उससे यार कहने का मतलब ये है कि आपने डायगोनल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल भी हम किसको फिल करेंगे? वी वुड फिल 1s, देन 2s। 2s के बाद एरो जो है वो कहाँ से, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 2s के बाद क्या फिल करेंगे? 2p। फिर 2p के बाद 3s फिल करेंगे। फिर 3s के बाद कहाँ जाएंगे? जल्दी बताएं शाबाश। 3s के बाद क्या फिल होगा? 3D 3s के बाद क्या फिल होगा? 3p 3p, ठीक है। ये वाला एरो स्टार्ट हो जाएगा 3p, और 3p के बाद क्या फिल करेंगे? 4s 3p 4s, ठीक है ना। ये चीज आपको देखनी है, क्योंकि अगर हम वैसे देखें तो मतलब हमारे ध्यान में क्या आएगा कि जी 3s के बाद 3p, और 3p के बाद 3d होना चाहिए, थर्ड शेल चल रहा है, तो 3p के बाद 3d फिल करेंगे। बट जो एरोज हैं वो आपको क्या बता रहे हैं कि 3p के बाद आपने 3d फिल नहीं करना, 3p के बाद आपने 4s फिल करना है। क्यों फिल करना है? इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल फॉर सम रीजन, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी हम उसमें नहीं जा रहे। मतलब मुझे नहीं पता था, लेकिन ये डायग्राम मुझे बता रही है कि 3p के बाद 4s फिल करो। क्यों? 4s की एनर्जी 3d से कम है, तो 4s पहले फिल होगा। अब क्यों कम है उसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे, बट फॉर नाउ अभी आपको सिंपल ये ध्यान में रखना है कि आफ्टर 3p वी वुड फिल 4s, यानी हमने एरोस को फॉलो करना है। तो 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, ये इस तरह से चलेगा, ठीक है बेटा। सर 4s की एनर्जी ज्यादा है 3d से। कम है, देखें अभी हमने कहा है कि लोअर एनर्जी लेवल को पहले फिल करना है, ये चीज ध्यान में रखें कि लोअर एनर्जी लेवल, जो हमने अभी रूल लिखा है कि विल ऑलवेज बी फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, तो दैट मींस कि लोअर एनर्जी लेवल विल बी फिल्ड फर्स्ट। अब मुझे क्योंकि पता नहीं था कि कौन सा लो है कौन सा हाई है, इसलिए मैंने ये डायग्राम बना दी। अब ये डायग्राम मुझे बता रही है कि 3p के बाद जो लोअर एनर्जी लेवल है वो 3d नहीं है, बल्कि 3p के बाद जो लोअर एनर्जी लेवल है वो 4s है, इसलिए पहले 4s को फिल करना है। अब क्यों है वो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, बट अभी इस सर डायग्राम ये से आप आपको, ऑर्डर दोबारा बताएंगे? ये आप एरोस को फॉलो करें ना बेटा, एरोस को फॉलो करें। 1s, 1s के बाद क्या आ जाएगा? मतलब जहां पे हेड खत्म हो रहा है वहीं से दूसरे की टेल स्टार्ट करते हैं, दूसरे एरो की। तो 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर 3s के बाद एरो कहाँ से, मतलब टेल कहाँ पे है? ये नेक्स्ट एरो की ये, तो 3p, फिर 3p के बाद 4s। समझ आ रही है बात? जी सर अब आगे। अब 4s के बाद क्या फिल करेंगे बताएं? 3D 3d के बाद 4p 4p, देन 5S 5s 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, 4f, इस तरह से चलेंगे हम। समझ आई ये बात? जी सर। ठीक है। अब इसके रीजन क्या है? ऑब्वियसली मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि रीजन हमने आगे चल के पढ़ना है इसी चैप्टर में, बट फिलहाल आपने ये ऑर्डर समझ लिया। चले अब हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। सपोज मैं कहता हूँ कि जी राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो अब आप सोडियम, अब जैसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे वो क्या होता था? 2 8 1, बट अब आपने इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी, ठीक है। अब ये इस तरह से अब सबशेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो सबशेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सबसे पहले हम लिखेंगे 1s, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 2। तो 1s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो आप ऐसे पावर में इसके ऊपर लिख देंगे, इसको पढ़ेंगे 1s2। 1s2 का मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसको 1s पावर 2 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 1s2 कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। फिर 1s के बाद क्या आएगा? 2s, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आने? 2। तो कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 2s के बाद क्या है? 2s के बाद 2p, 2p और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 नहीं जी, 2p में 6, ठीक है ना। 2p में 6 आ जाएंगे। p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पीछे पढ़ा था ना आपने कि p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? कहाँ गया? हाँ, p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6, और 2p के बाद क्या आएगा? जल्दी से बताएं शाबाश।
3s 3s, और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे? 1 1, क्योंकि हमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन करने हैं। ठीक है, तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 4 हो गए, 6 इसमें आ गए, 10। अब 3s में 2 आते हैं, लेकिन क्योंकि बचा ही एक है तो वो एक हम 3s में ले आएंगे, 3s1। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। जी, समझ आई ये बात? जी जी सर। सर। ठीक है, ऐसे ही हम लिखते हैं, चलें। आर्गन, आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। ठीक है, तो 18। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए, 3s2, और 3s के बाद क्या आएगा? 3s के 3p। बाद 3p। ये डायग्राम बना लिया आप लोगों ने या नहीं बनाई है? नहीं बनाई। बना ली। बना लिए? अच्छा, इसकी पिक्चर ले लें, अगर जिन्होंने नहीं बनाई वो भी फिलहाल इसकी पिक्चर ले लें, बाकी फिर मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स भी शेयर कर दिया करूंगा बाद में। ठीक है जी। जी सर। अच्छा जी, तो अब बताएं, ये आर्गन कंप्लीट हो गया या अभी और कुछ इसमें आएगा? कंप्लीट है सर। कंप्लीट है ये। ठीक है जी, आर्गन कंप्लीट हो गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अच्छा चलें, अब एक काम करते हैं, अब आपने देखना है, सपोज अब आपने लिखनी है कॉन्फ़िगरेशन में, कहता हूँ कि जी राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें। कितने इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस में? 15। चलें जल्दी से बताएं, कौन बताएगा? लिख लें अपने आप अपने पास, फिर उसके बाद मुझे बताएं। लिख ली जी, सर, लिख ली। लिख लिए? ठीक है, अब चेक कर लें, मैं लिख लेता हूँ अपने पास। फॉस्फोरस 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये 12 हो गए, और 3p में कितने आ जाएंगे? 3। ठीक है जी। सर सही लिखी थी। ठीक है। अच्छा, अब आपने लिखनी है आयरन। आयरन के पास है 26 इलेक्ट्रॉन। चलें लिखें, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखें। Fe 26। सर लिख ली। लिख लिए? चलें अब चेक करें जरा आप। ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए, 3s2, 3p6, ये कितने हो गए? 18। अब 18 के बाद 3p के बाद क्या आना है? 4s 4s। ठीक है, मुझे पता है 3p के बाद मैंने किसे फिल करना है? 4s। बट यहाँ पे अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, मतलब ये चीज आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होती जाएंगी, फिलहाल सिर्फ इसको नोट करें। देखिए, हमने फिल करना है 4s को, बट लिखना पहले है 3d को। ठीक है, ये अब थोड़ा सा आपको जो है वो बात को समझना है कि फिलिंग ऑर्डर ये एरोज है, और राइटिंग ऑर्डर ये है। मतलब लिखना आपने इसको ऐसे ही है जैसे ये लिखा हुआ है, 3s, 3p, 3d। इसको देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब 3p के बाद मैं क्या लिखूंगा? 3p के बाद 3d। ठीक है, लेकिन मुझे पता है 3p के बाद 3d फिल नहीं करना, और उसके बाद फिर 4s लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे कहाँ पे? 4s में, यानी 3p के बाद आप 3d को छोड़ देंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 4s में आएंगे, 3p6। अच्छा, इसका भी रीजन है कि पहले क्यों 3d को लिखना है, और ये सारे रीजन आगे चल के डिस्कस करेंगे। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, आपने लिखते गए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब 3p के बाद आपको मालूम है कि वी हैव टू फिल 4s, बिकॉज 4s इज द लोअर एनर्जी लेवल, बट स्टिल हमें 3d पहले लिखना होगा। मतलब जो राइटिंग ऑर्डर है उसमें आपको किसी भी शेल के सारे सब शेल्स एक साथ लिखने हैं। तो 3s, 3p, 3d ये एक साथ आएंगे, उसके बाद 4s आएगा, बट इलेक्ट्रॉन 3p के बाद 4s में जाएगा। ठीक है, ये कितने हो गए? 20। उसके बाद कितने बच रहे हैं? 6। तो वो जो 6 बच रहे हैं वो अब 3d में आएंगे, 3d6। तो ये मतलब आप कह लें कि राइटिंग ऑर्डर्स इस तरीके से हैं कि जब भी आप फिलिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे, इसके ऑब्वियसली रीजंस हैं, और वो रीजंस हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। बट मतलब ये चीजें अभी फिलहाल आप ध्यान में रखें कि
किस तरह से फिल करना है और किस तरह से लिखना है, राइटिंग ऑर्डर क्या है, फिलिंग ऑर्डर क्या है। अब लेट सपोज अगर ये कैल्शियम होता, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज अगर मैं कैल्शियम की बात कर रहा होता, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप 20 कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ये तो हो गए 18। अब 3p के बाद क्या लिखना है, 3d, लेकिन आपको पता है 3d में फिल नहीं करने इलेक्ट्रॉन, पहले कहाँ जाएंगे 4s में, तो 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे कितने 2, और ये 20 पूरे हो गए, तो मतलब 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको ऐसे छोड़ दें या इस पे लिख दें 0, मतलब इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप सिंपल इस तरह से इस पे 0 लिख देंगे कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि ये नहीं है, मौजूद तो है, ठीक है। इसलिए हम इसको लिखेंगे यहाँ पे कि 3D, जैसे किसी कार में अगर 5 पैसेंजर्स की जगह है बट सिर्फ 4 बैठे हुए हैं, एक सीट वेकेंट है, तो स्टिल वो सीट तो है ना। तो यही चीज यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि 3D जो है वो प्रेजेंट है बट उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल है, उसके बाद फिर हम उसको हम 3D में रखेंगे। समझ आई ये बात बेटा? जी सर। जी सर। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ है ये पॉइंट? अभी इसके रीजंस हैं वो अभी चल के डिस्कस करने, बट ये समझ में आ गया कैसे लिखना है? जी सर। सर ठीक ये है, हमें डायगोनल फॉर्म याद करनी है? ये याद नहीं करनी आपको, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आपके जहन में बैठ जाएगी ये चीज, जहन मतलब। अच्छा, इसके कुछ ट्रिक्स भी हैं, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि बगैर डायग्राम बनाए भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लोअर एनर्जी लेवल है, कौन सा हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है। बट फिलहाल तो ये भी डायग्राम से समझा है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा कि किस तरह से आप डिसाइड करेंगे, बजाय डायग्राम बनाने के डायरेक्टली भी आप डिसाइड कर सकते हैं, और फिर उसके रीजन भी है वो हमने आगे पढ़ने हैं। बात समझ में आ गई बेटा? जी सर। ठीक है, चलें तो बस फिर इसको आज अभी यहाँ तक रखते हैं, और कल फिर इसको आगे इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।